मंत्रालय ड्रिंकिंग वाटर का था, लेकिन मेरा मंत्रालय एक साथ 9,000 करोड़ दे नहीं सकता था। नीति आयोग से हम कह रहे थे कि आप रिकमेंडेशन कर दीजिए, तो वो 1-1,500 करोड़ से ज्यादा की कर नहीं पा रहे थे, और जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो 9,000 करोड़ की आ रही थी। आखिरी जब 2 दिन रह गए तो मैंने प्रधानमंत्री जी को सूचना भेजी कि ड्रिंकिंग वाटर को शामिल करिएगा, तभी झांसी आइएगा आप। और अगर ड्रिंकिंग वाटर उसमें नहीं है, पेयजल अगर नहीं है भाई साहब, तो मैंने कहा कि लोग निराश हो जाएंगे, इसलिए निराश करने के लिए मत आइएगा, इसमें पेयजल की व्यवस्था होना आपके कार्यक्रम में। तो अंत में, इसलिए आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी जब आए तो उनके मुंह से निकल ही नहीं वो बात, अगर आपको याद हो कि आखिरी में ये धमका धमका के काम करवाती रही है, तो वो मैं समझ गई थी वो क्या कह रहे हैं, वो इशारा ही कर रहे थे उसी बात की ओर कि ड्रिंकिंग वाटर भी अंत में पीएम ने दखल दिया, राज्य सरकार से कहा कि आप इसके प्रोविजन करिए, और अंत में राज्य सरकार ने उसके प्रोविजन किए। इसलिए मेरे को, मैं आपसे अलग हुई नहीं, राजेंद्र अग्निहोत्री जी के समय से ही मैं आपसे अलग नहीं हुई, मैं उस समय पर भी उनके चुनाव प्रचार में आई थी, और अभी भी मैं आपसे अलग नहीं हूँ। आप समझ लीजिए अभी 2 उम्मीदवार हैं, अनुराग शर्मा है और उमा भारती भी अभी भी उम्मीदवार है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमको बहुत लंबा चलाना है, विकास की इस धरोहर को हमें बनाए रखना है, इसको हमें गंवाना नहीं है। और लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि लोग कह रहे हैं कि सामने कुछ है ही नहीं, उम्मीदवार बहुत कमजोर है, गठबंधन का उम्मीदवार तो बहुत कमजोर, किसी को कमजोर नहीं समझना, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सबकी इज्जत करो। जब हमने शिवराज जी को चुनाव लड़ाया राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह के खिलाफ, तो दिग्विजय सिंह ने बहुत खराब टिप्पणी की थी शिवराज जी पे, कहा था ये मेरा क्या मुकाबला करेगा, और अंत में वो व्यक्ति 13 साल चीफ मिनिस्टर रहा मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान। कभी भी किसी को हल्के से नहीं आंकना चाहिए। इसी प्रकार से जब मैं बड़ा बुलारा से चुनाव लड़ी मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो मेरे खिलाफ जगदीश शुक्ला चुनाव लड़े, तो लोगों ने मुझे कहा था दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिवराज लड़ रहे हैं, तो उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं, आप क्या कहेंगी? मैंने कहा नहीं, जगदीश मेरा भाई है, मैं उसको बिल्कुल कम नहीं आंकूंगी, अपनी बराबरी का आंकूंगी, और ये जरूर है कि मेरी विजय होगी, और जगदीश की भी शुभकामनाएं मेरे साथ रहेंगी, लेकिन हम किसी को कम नहीं समझते, हम यहाँ पर किसी को कम नहीं समझेंगे। हमको ये मान करके चलना है कि हमें विजय के लिए याचक बनना ही है। लोकतंत्र में याचना से ही विजय होती है, अहंकार से विजय नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। यही लोकतंत्र की शान है, इसमें आपको याचना ही करनी पड़ती है, इसमें आपको हाथ जोड़ करके ही लोगों के सामने खड़ा होना पड़ता है, यही लोकतंत्र की शान होती है। और इसी शान को हमने माना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको ये बात सिखाई कि विजय में भी विनय रखो और पराजय में निराशा से दूर रहो। जब 2 सीटें थी तब भी मैं बताऊं, मैं कब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, 1984 से जुड़ी हुई हूँ। जब 2 सीटें हम जीते तो अम्मा भोपाल के पीर गेट के ऑफिस में बैठी हुई थी, कुशाभाऊ ठाकरे बैठे हुए थे, कैलाश नाथ सारंग, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी सब बैठे हुए थे। अम्मा जो थी वो राजमाता सिंधिया जी, वो ऐसे ही चमकता हुआ चेहरा लेकर के आई, बिल्कुल मेरा हाथ पकड़े हुए और बैठ गई, और मुझे कहने लगी कि मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 2 सीटें हैं, एक दिन हमारा राज होगा, मुझे इस बात का विश्वास है। ये बात नहीं, और सचमुच में जब हमारी सरकार बनी तो वो आईसीयू में थे, तो मैं जब वहाँ गई तो उनकी बेटी यशोधरा ने मुझे कहा कि आपकी आवाज उनका अचेतन मन समझता है, उनके कान में कहिए कि हमारी सरकार बनी है, क्योंकि उन्हें 13 दिन की सरकार तो देख ली थी। इसलिए फिर मैंने उनके कान में जाकर के बोला कि अम्मा आपको पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हो गए हैं। मैंने उनके कान को जाकर के कहा, आईसीयू के अंदर जाकर के कहा कि सबको कितनी खुशी होगी। ये तब से ये पार्टी बनी है। आप क्या समझ रहे हो, ये पार्टी सोशल मीडिया से बनी है। सोशल मीडिया का आज एक रोल है, मैं सोशल मीडिया को कभी कमतर नहीं आंकती, और मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहूंगी कि इसलिए तो भाजपा का मुकाबला करना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि हम पुरानी धरती पर खड़े हैं और नया हथियार भी हम ठीक से चलाना जानते हैं। हाँ, पुरानी धरती पर खड़े होने के जब आदमी नया हथियार चलाता है ना, फिर वो हारता नहीं है। धरातल हमारा विचारधारा का है, सांस्कृतिक धरोहर का है, राष्ट्रवाद का है, और हथियार हमारे हाथ में वही है जो आज पूरी दुनिया का सबसे मशहूर हथियार है, सोशल मीडिया का हथियार, वो भी हमारे हाथ में। हमारे कार्यकर्ता उसकी भी पूरी एक्सपर्टी रखे हुए हैं, वो बिल्कुल हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट वहीं में जाने वाली स्थिति होती है। और इसलिए हमें ये मान के चलना है कि हम एक बहुत बेहतर समय पर हैं, और हमारी झांसी से तो हमें जीतना ही है, केंद्र में भी हमारा बहुमत आना है, क्योंकि
अभी जो पार्टियों ने अपना स्वरूप प्रस्तुत कर दिया है, आज मैंने सुना है बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर रोक लग गई है। मुझे अभी भी पत्रकार बंधुओं ने ये जानकारी दी है। कल परसों कोर्ट ने क्या कहा कि जो कागज है वो हमें मान्य है, जो कागज है हम उनको अमान्य नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कोर्ट ने कहा चौकीदार चोर है। क्या कोर्ट की स्क्रिप्ट में कहीं लिखा है कि कोर्ट ने कहा कि चौकीदार चोर है? यानी इस देश में ऐसी न्यायपालिका की कभी हंसी नहीं उड़ाई गई, उनका अपमान नहीं किया गया। कार्यपालिका को इतना ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती। मुझे राहुल गांधी से पूछना है कि मनमोहन सिंह आपसे बुजुर्ग हैं कि नहीं? मनमोहन सिंह बड़े हैं राहुल गांधी से। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी एक साधारण सांसद थे। और मनमोहन सिंह की कैबिनेट का एक फैसला पूरी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने फाड़ा था। मीडिया वालों को यहाँ पर याद होगा, उनकी कैबिनेट का फैसला फाड़ा था। राहुल गांधी ने एक साथ 3 अपमान किए थे। मनमोहन सिंह जैसे बुजुर्ग का अपमान किया था, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया था और भारत की कैबिनेट का अपमान किया था। ये क्या बात करते हैं? ये तो ऐसे है कि मेरे को एक शेर याद आ रहा है, इनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी और अब पारसा बन रहे हैं ऐसे जैसे गंगा नहाई होगी। इनने वो सारे कर्म किए होते हैं जिनकी ये खुद आज निंदा कर रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र पर सबसे बड़ा काला धब्बा क्या था? इमरजेंसी। इससे बड़ा लोकतंत्र का काला धब्बा क्या हो सकता है? जब न्यायपालिका पे कब्जा कर लिया गया, कार्यपालिका पे कब्जा कर लिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। कुछ भी बोलने वाले लोगों को आप बोल ही नहीं सकते थे एक लफ्ज, उनसे जेलें मार दी गई। और कितने लोग जेल में मर गए और ये समझ रहे हैं कि ये हमें बात भूल गई है, इमरजेंसी हमें भूल गई है। और आज ये जिन अल्पसंख्यकों के मसीहा बन रहे हैं, मैं भरे मीडिया के सामने बता रही हूँ, आप याद करिए लाखों की संख्या में उनको बधिया किया गया था कि नहीं किया गया था इमरजेंसी के दिनों में, ऑपरेशन टेबल के ऊपर लिटा करके। क्या अल्पसंख्यक इस बात को भूल गए? किस प्रकार से जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग का उनको शिकार बनाया गया था और उनको उसका शिकार बना करके पकड़ करके ऑपरेशन टेबल पर बिठा करके बिना ब्याहे लड़कों को भी पितृत्व शक्ति से वंचित कर दिया गया था। ये किसने किया था? क्या इस देश के अल्पसंख्यक लोग इस बात को भूल जाएंगे कि इमरजेंसी में उनके साथ में क्या हुआ था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी और ये हमें बता रहे हैं। ये कहते हैं कि मॉब लिंचिंग हुई है। सबसे बड़ी लिंचिंग कब हुई? मॉब लिंचिंग का मतलब होता है, अब मैं आपको क्या बताऊं, आजकल क्या है कि अंग्रेजी के कुछ शब्द एकदम कॉमन हो गए, तो हमारे बुंदेलखंड में भी लोग मॉब लिंचिंग समझने लगे होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको, मॉब लिंचिंग क्या है? जब भीड़ इकट्ठी होती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को या बिना जाने अनजाने उस व्यक्ति को मार डालती है, कोई अफवाह सुन के मार डालती है, उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। सबसे बड़ी लिंचिंग अगर भारत में हुई है आजादी के बाद, तो कब हुई है? सिखों की हुई है, जब हजारों सिखों को भून दिया गया। किसने किया? खुलेआम कांग्रेस के नेता सामने थे, सांसद थे, कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उनको अदालतों से सजा हो गई है। ये सारे पाप किए हुए बैठे हैं। धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा किसने किया बताओ? धर्म के नाम पर जब भारत बटा तो मोदी जी पैदा नहीं हुए थे। उमा भारती तो और बाद में पैदा हुई है, मैं तो मोदी से 10 साल छोटी हूँ। तब धर्म के नाम पर देश बटा है। अब धर्म के नाम पर देश नहीं बटेगा, बल्कि बटा हुआ देश भी किसी दिन वापस आ जाए, पीएम को हमें दी जाए। ये बात पार्लियामेंट में हमने प्रस्ताव पारित किया है। पार्लियामेंट के अंदर ये प्रस्ताव पारित हुआ है, अगर आपको याद हो तो, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, जिसमें वामपंथी भी शामिल थे। संगमा साहब स्पीकर थे। स्पीकर की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि जब पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उधर का कश्मीर हमारा है, तो भारतीय संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था कि इधर का कश्मीर तो हमारा है ही, हम उधर का भी हमारा ही है और उस पर भी हम अपना दावा कभी नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए ये लोग आज ऐसी बातें कर रहे हैं और इसलिए इनको खत्म कर दिया। जो हालत इनकी बनी है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी और मायावती जी ने जो गठबंधन किया और उसमें कांग्रेस की जो हालत बनी, अब आगे जो हालत बनने वाली है वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। अखिलेश और मायावती जी इकट्ठे हुए, किस वजह से इकट्ठे हुए? कौन सा विचार है, कौन सा सिद्धांत है, कौन सा कारण है? क्या कारण है कि एक हुए? एक ही कारण है कि बीजेपी की लहर रोकना, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। क्योंकि 1993 में जो एकता हुई, उस एकता पर एक भरोसा था कि चलो मिलके एक हो जाते हैं। जब कान्शी राम और मुलायम सिंह एक हुए थे, तो इस भरोसे पर एक हो गए थे कि चलो मिलके एक हो जाते हैं।
लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे कांशीराम की समझ में आ गया कि ये जो समाजवादी पार्टी का नेता है ये सिर्फ परिवार को ही पिछड़ा समझता है, बाकियों को ये पिछड़ा नहीं समझता, बाकियों को ये अपनी प्रजा समझता है, अपनी जाति को भी अपनी प्रजा समझता है और अन्य पिछड़ों को भी पिछड़ा नहीं समझता है। और दलितों का तो इतना अपमान हुआ और अंत में कांशीराम ने फैसला लिया कि हम सपोर्ट वापस लेते हैं। और जब सपोर्ट वापस लिया तो क्या स्थिति बनी उस समय पर, क्या हालात बन गए थे, मुझे तो आश्चर्य। और उन हालातों में हम सामने आए, पहले ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी सामने आए और पार्लियामेंट में मैंने इस मामले को रेस किया। मायावती ने मुझे धन्यवाद की चिट्ठी लिखी इसके लिए कि आपने मेरी मर्यादा हनन का जो और मेरी जान लेने का जो प्रयास हुआ उसके बारे में आपने पार्लियामेंट में उठाया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। ये चिट्ठी मुझे मायावती जी ने लिखी और अब तो दोनों इकट्ठे हैं। क्यों इकट्ठे हैं? ताकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसके लिए भी आने वाले चुनाव में परेशानी खड़ी हो जाए और अभी लोकसभा के चुनाव में परेशानी खड़ी हो जाए। ये नहीं होना, ये नहीं होने देना, ये ध्यान रखिएगा। ये सत्ता की लालसा में एक हुए लोग हैं, ये देश की रक्षा के लिए एक हुए लोग नहीं है, ये दलित और पिछड़े के हक के लिए एक हुए लोग नहीं है, ये सत्ता की लालसा में एक हुए लोग हैं। इसलिए जरा उठाइए सब लोग मेरे साथ हाथ और इस बात के लिए वचनबद्ध होइए, एकजुट होइए, ये तय करिए कि यहाँ पर हम कमल के फूल की विजय सुनिश्चित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करेंगे। और जो अनुराग शर्मा जी हैं वो हमारे इस बात के प्रतीक हैं, उनको आप भारी मतों से जिताइए और जिता करके भेजिए। हो गया, रामनवमी है आज, रामनवमी का आनंद मनाइए।